भाई फुलर जंग, 200 सवा 200 साल के बाद तुमने फिर एक बार नवाबी ज़माने को ताज़ा किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया किस ज़ुबान से अदा करूं? मैंने तो समझा था कि हम लोगों की बदनाम नवाबी हुकूमत की दुनिया में फिर कभी इज्जत ना होगी। उस पर अमल दरामद तो क्या, उसका नाम भी अगर कोई लेगा तो गाली देने के लिए। मेरा ही नहीं, मेरे बाद भी जो नवाब हुए उन सब का यही ख्याल है। मगर अब देखता हूँ कि ज़माने का इनकलाब एक बार फिर से हम लोगों के कारनामों को ताज़ा करना चाहता है। अपनी हुकूमत के ज़माने में मैंने कितने ही काम अपनी मर्ज़ी से किए और कितने ही लाचारी से। उनमें से कितनों ही के लिए मैं निहायत शर्मिंदा हूँ। अपने ऊपर मुझे आप नफ़रत आती है। मैंने देखा कि उन कामों का नतीजा बहुत खराब हुआ। हुकूमत के नशे में उस वक्त बुरा भला कुछ ना सोचा, मगर अंजाम जो कुछ हुआ वह सारे ज़माने ने देख लिया। यानी हमारी कौम को बहुत जल्द हुकूमत से छुट्टी मिल गई, और जिस बादशाह का मैं नायब बनकर बंगाल का नाजिम हुआ था, उसने मरने से पहले अपनी हुकूमत का जवाल अपनी आंखों में देखा। बंगाल में मेरे बाद फिर किसी को नाजिम नहीं होना पड़ा। गर्जे कि मैंने खूब गौर करके देखा बंगाल में कि हिंदुस्तान में नवाबी ज़माना फिर होने की कुछ ज़रूरत नहीं। इन 200 साल में कितनी ही बातें मैंने जान ली, ज़माने के कितने ही उलट पुलट देखे, समझे और उसकी चाल पर खूब निगाह जमा कर देखा, मगर कहीं नवाबी का खड़ा होने की गुंजाइश न पाई। लेकिन देखा जाता है तुम्हारे जी में नवाबी की ख्वाहिश है। तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो और उनके लिए फिर शाइस्ता खां का ज़माना ला दिया जाएगा। भाई वल्लाह, मैंने जब से यह खबर अपने दोस्त नवाब अब्दुल फती खां को से सुनी है, तब से हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ जाते हैं। अकेला मैं नहीं हंसा, बल्कि जिसने मुझसे पहले और पीछे के नवाब यहाँ बहिश्त में मौजूद हैं, सब एक बार हंसे। यहाँ तक कि हमारे बादशाह औरंगज़ेब, जो भी उस दुनिया में कभी ना हंसे थे, इस वक्त वो भी अपनी हंसी रोक नहीं सके। हंसी इस बात की थी कि बेसमझे ही तुमने मेरे ज़माने का नाम लिया है। मालूम होता है तुम्हें इल्म तवारीख से बहुत कम मस है। अगर तुम्हें मालूम होता है कि मेरा ज़माना बंगालियों के बनिस्बत तुम फिरंगियों के लिए ज़्यादा मुसीबत का था, तो शायद उसका नाम भी न लेते। तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ बहिश्त में भी अंग्रेज़ी अखबार पढ़े जाते हैं। मेरे ज़माने में तो तुम लोगों को गिटपिट बोली को ख्याल ही में कौन लाता था, पर मैंने मालूम किया है कि मेरे बाद भी उसकी कुछ कदर न थी। यहाँ तक कि गदर के ज़माने में दिल्ली के मुसलमान तुम्हारी बोली को गुड डायमर कहकर कहा करते थे। मगर इस वक्त यहाँ भी तुम्हारी बोली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब वह कुल हिंदुस्तान में छाई हुई है और हिंदुस्तान की खबरों को जानने का यहाँ वालों का भी शौक़ रहता है। इसी से अंग्रेज़ी अखबारों की ज़रूरी खबरें यहाँ वालों भी नवाब अब्दुल लतीफ़ खां वगैरह से सुन लिया करते हैं। भाई नवाब फुलर, मैं सच कहता हूँ कि मेरा ज़माना बुलाना तुम्हें कभी पसंद ना करोगे। मुझे ताज्जुब है कि किसी अंग्रेज़ ने तुम्हारे ऐसा कहने पर तुम्हें गवार नहीं कहा। उस वक्त तुम लोग क्या थे, ज़रा सुन डालो। तुम कई तरह के फरंगी इस मुल्क में अपने जहाज़ों में बैठकर आने लगे। बंगाल में वल्देज़, पुर्तगीज़, फ्रांसीस और तुम लोगों ने कई मुकामों पर अपनी कोठियाँ बनाई थी और तिजारत के बहाने किसी की कितनी ही तरह की शरारतें सोचा और किया करते थे। वह फिरंगी चोरियां करते थे, डाके डालते थे, गांव जलाते थे। जब हम लोगों को ये मालूम हुआ कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तिजारत के बहाने तुम इस मुल्क पर दखल करने के बैठने की फिक्र में हो, तब तुम लोगों को यहाँ से मार के भगाना पड़ा, और सिर्फ बंगाल ही से नहीं, सारे हिंदुस्तान से निकालने का भी हमारे बादशाह ने बंदोबस्त किया था। जुल्म में यह सुलूक तुम्हारे साथ नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारी शरारतों की सबसे इसके बाद 50 साल तक तुम अपने पांव से खड़े ना हो सके। ये कायदा है। दूसरी कौम की हुकूमत ही लोग जुल्म से बढ़कर जुल्म समझते हैं।
इसमें हिंदू हमारी हुकूमत को उस ज़माने में बुरा समझते हों तो एक मामूली बात है। तो भी मैं तुम्हारे जानने को कहता हूँ कि हम मुसलमानों ने बहुत दफ़े हिंदुओं के साथ इंसानियत का बर्ताव भी किया है। बहुत सी बदनामियों के साथ मेरी हुकूमत के वक्त की एक नेक नामी बंगाल की तवारीख में मौजूद है, जिसकी नज़ीर तुम्हारी तवारीख में कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने बंगाल के दारुस सल्तनत ढाके में 1 रुपए के 8 मन चावल बिकवाए थे। क्या तुमने वह ज़माना फिर ला देने की ताकत है? मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी हुकूमत में ये बात नामुमकिन है। अंग्रेज़ी में ऐसा ना हुआ, ना है, ना हो सकता है। जहाँ तुम्हारी हुकूमत जाती है वहाँ खाने पीने की चीज़ों की भी एकदम आग लग जाती है, क्योंकि तुम तो हम लोगों की तरह खाली हाकिम ही नहीं हो, साथ साथ बक्काल भी हो। उस अपने बक्कालपन की हिमायत के लिए हमारे ज़माने को बंगाल में खींच कर लाना चाहते हो। जो बादशाह भी है और बक्काल भी है, उसकी हुकूमत में खाने पीने की चीज़ें सस्ती कैसी हों? मेरी हुकूमत का एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम मैं खुद बताता हूँ। अपने बादशाह के हुक्म से मैंने बंगाल के हिंदुओं पर जजिया लगाया था, पर वह तुम फिरंगियों पर भी लगाया था। तुम लोग चालाक थे, कुछ घोड़े और तोहफा तहायफ देकर बच गए। हिंदुओं के साथ झगड़ा हुआ, उनके 2-4 मंदिर टूटे और एक इज्जतदार रईस कैद हुआ। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और इसका बदला भी हाथों पाया। इसी का खौफ तुम अपने इलाके में हिंदुओं को दिलाते हो, वरना यह हिम्मत तो तुम में कहाँ की। मेरे ज़माने की तरह हिंदुओं को हर बार हथियार बांधने दो और 8 मन गव्वा गल्ला खाने दो। तुम लोगों ने जो महसूल इस मुल्क पर लगाए हैं, वह क्या कभी इस मुल्क की खाने पीने की चीज़ों को सस्ता होने देंगे? तुम्हारा नमक का महसूल जजिए से किस बात से कम है भाई फुलरजंग? कितने ही इल्ज़ाम चाहे मुझ पर हों, एक बार मैंने इस मुल्क की रैयत को ज़रूर खुश किया था, मगर तुमने हुकूमत की बाग हाथ में लेते ही गुरखों की अपने वहेद पर मुकर्रर किया है। बच्चों के मुंह से वंदे मातरम सुनकर तुम जामे से बाहर हो जाते हो। इतने पर ही नहीं, बच्चों के मुख से तुम वंदे मातरम सुनकर जामे से बाहर हो जाते हो, और इतने पर तुम मेरी या किसी दूसरे नवाब की हुकूमत से अपनी हुकूमत को अच्छा समझते हो। तुमने बिगड़ कर कहा है कि तुम बंगालियों के 500 साल पीछे फेंक दोगे। अगर ऐसा हुआ तो बंगाली भी बुरे ना रहेंगे। उस वक्त बंगाल में एक ऐसे राजा का राज है जिसने हिंदुओं के लिए मंदिर और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाई थी। उस राजा के मर जाने पर हिंदू अपनी लाश को जलाना और मुसलमान गाड़ना चाहते थे। वह जमाना तुम्हारे जैसे हाकिम को क्यों आने देगा? तुम तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हुकूमत करने की बहादुरी समझते हो। इस वक्त मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत जाहिर कर रहे हो, मगर तुम लोगों को मोहब्बत कलकत्ते में उस लाट को बनाने से ही समझदार मुसलमान समझ गए, जो तुम्हारा एक चलता अफसर सिराजुद्दौला का मुंह काला करने के लिए एक कयासी यादगिरी के तौर पर बनाया गया। मुसलमानों से तुम्हारी जैसी मोहब्बत है, उसे वैसे ही लाट पुकार पुकार कर कह रही है। आखिर में मैं तुमको एक दोस्ताना सलाह देता हूँ कि खबरदार, अगर पुराने ज़माने को फिर लाने की कोशिश न करना। तुम लोगों को मैं सदा कमीने, झगड़ालू लोग और बेईमान वक्काल कह करता था। मेरे बाद भी तुम्हारे कर्मों से इस मुल्क के लोगों को कभी मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ तक खुदा ने तुम्हें इस मुल्क का मालिक कर दिया, तो भी लोगों का एतबार तुम पर ना हुआ। हाँ, एक तुम्हारी जन्नत मकानी मलिका विक्टोरिया का ज़माना ही ऐसा हुआ जिसमें इस मुल्क के लोगों ने तुम लोगों की हुकूमत की इज्जत की, क्योंकि उस मलिका मुअज़्ज़मा ने अदल से इस मुल्क के लोगों का दिल अपने हाथ में लिया था। मैं नहीं चाहता कि तुम उस हासिल की हुई इज्जत को खो। रैयत के दिल में इंसाफ का सिक्का बैठता है, जुल्म का नहीं। जुल्म के लिए हम लोग बदनाम हो चुके, तुम क्यों बदनाम होते हो? जुल्म का नतीजा हम भोग चुके, तुम्हें अब उससे खबरदार करते हैं। अपने कामों से साबित कर दो कि तुम इंसान हो, खुदा तरस हो, यहाँ की रैयत को पालने आए हो, लोगों की गिरी हालत को उठाने आए हो,
लोग यह ना समझे कि मतलबी हो। अपने मतलब के लिए इस मुल्क के लड़कों को वंदे मातरम कहने से भी बंद करते हो। ख्याल रखो कि दुनिया चंद रोज़ा है। आखिर सबको इस दुनिया से काम है जिसमें हम हैं। सदा कोई रहा ना होगा। नेक नामी और बदनामी रह जाएगी। तुम जुल्म के बंगालियों को मत रुलाओ, बल्कि ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे लिए तुम्हारे अलग होने के वक्त बंगाली खुद रोएं। फ़कत शाइस्ता खां, अज जन्नत। भारत मित्र, 25 नवंबर 1905 ईस्वी। भारत मित्र, 25